अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जाएगा। और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अगले लेक्चर्स को ज़्यादा बेहतर समझने में हेल्प कर रही है। कल हमने इसके हवाले से जो बेसिक बातें की थी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि इसकी जो सेकंड जनरेशन है इसमें फिनोटाइप रेशो 3:1 का आता है, यानी कि 75% जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो डोमिनेंट वाले होंगे और 25% फीचर ये होंगे रिसेसिव वाले। इसी बात को ध्यान में रखिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो है वो 3:1 आता है। अब एग्जामिनर आपसे इसके मुतालिक मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछता रहेगा और हर क्वेश्चन में उसने कुछ ना कुछ न्यू बातें पूछी होंगी जो आपको हर दफ़ा परेशान करती रहेंगी। तो आपने उस परेशानी से बचने के लिए आज की क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, तो आप उसको परेशानी से किसी हद तक अपने आप को बचा सकेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर कुछ सेपरेट कर देता हूँ पेज को ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो आपने बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फीचर डोमिनेंट होगा और दूसरा फीचर रिसेसिव होगा। मैं डोमिनेंट रिसेसिव के हवाले से आप लोगों को पिछली 2 क्लासों में बता चुका हूँ। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो डोमिनेंट फीचर है और जो रिसेसिव फीचर है इनमें आपको किस तरह से अपना जो है वो जहन में रखना है कि एक फीचर डोमिनेंट वाला किस तरह से रिकग्नाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपके सामने फीचर रख रहा हूँ। मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक ब्लैक कलर है एक माउस का और हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। वो क्रॉस कर रहा है एक और ब्लैक कलर के माउस से। दोनों ब्लैक हैं, याद रखिएगा, हमें नहीं पता कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। बस एग्जामिनर ने हमें बता दी है कि इसकी जो फिनोटाइप है ये फिनोटाइप ब्लैक है। ठीक है, अब क्योंकि ब्लैक एक डोमिनेंट फीचर होता है तो ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकते हैं। फिर आपको कहता है कि इसकी जो फर्स्ट फॉलोइंग जनरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है F1 वो 100% ब्लैक है। अब जरा गौर से समझिएगा, अब ये क्योंकि 100% ब्लैक है तो हम अभी तक इसके मुतालिक कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि ये जो 100% ब्लैक है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ना इसके पेरेंटल ब्लैक को कह सकते हैं होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ख्याल रखिएगा इस बात का। अब हम क्या करते हैं कि इस F1 ब्लैक को हम क्रॉस करते हैं एक वाइट माउस से। अब वाइट क्योंकि एक रिसेसिव है तो ये रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होते हैं। ब्लैक क्योंकि डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों हो सकता है। इन दोनों जो क्रॉस है, दोनों पेरेंटल क्रॉस को जो F1 है इसको हमने क्रॉस किया और रिजल्ट हमें मिला सेकंड जनरेशन में 100% डोमिनेंट, यानी कि इस कंडीशन में डोमिनेंट था ब्लैक। अब आपसे एग्जामिनर ने ये बात करनी है कि ये जो F1 वाला ब्लैक है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, यानी कि ब्लैक F1 ब्लैक जीनोटाइप आपसे पूछेगा। तो अब आपने बताना है कि इसकी जीनोटाइप क्या है। अब मैं आपके सामने जीनोटाइप लिख रहा हूं। ये जो ब्लैक है पेरेंटल, इसकी जीनोटाइप थी कैपिटल बी कैपिटल बी। ये वाला जो ब्लैक है इसकी भी जीनोटाइप थी कैपिटल बी कैपिटल बी। F1 जनरेशन में जो ब्लैक पैदा हुए हर ब्लैक की जीनोटाइप यही थी कैपिटल बी कैपिटल बी। इनमें से एक ब्लैक को हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए आगे प्रोसीड किया, इसकी जीनोटाइप थी कैपिटल बी कैपिटल बी। वाइट क्योंकि रिसेसिव है तो ये हमेशा ही होमोजाइगस होगा तो इसको हमने शो कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर इसकी जीनोटाइप रॉन्ग की है, इसको हमने शो कर दिया स्मॉल बी से। अब जो ये जनरेशन पैदा हुई है सेकंड जनरेशन, इसका हमने देखा कि इसमें ब्लैक वाला फैक्टर भी है और वाइट वाला फैक्टर भी है, लेकिन क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक ने अपनी फिनोटाइप शो की। और जितने भी इस माउस की जनरेशन में इसके सिबलिंग होंगे वो सारे के सारे ब्लैक ही पैदा हो रहे हैं। यहां तक बेटा अभी कोई बात कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन वाला ही चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे। खामोश बैठे रहेंगे तो मसले का हल नहीं आएगा।
कुछ पूछेंगे तो नई बात आपको सुनने में मिल जाएगी। जी बेटा, आप लोगों की किसी न किसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार है। दोबारा करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन। एग्जामिनर ने कहा कि एक रेड कलर का फ्लावर है, उस फ्लावर प्लांट को, यानी कि उस फ्लावर वाले प्लांट को हमने क्या किया कि उसे हमने क्रॉस किया उसी जनरेशन के एक वाइट वाले जो है वो फ्लावर के साथ। रेड डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है, एग्जामिनर ने आपको बता दिया है। लेकिन ये नहीं बता रहा कि रेड होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। वाइट के मुतालिक अब 100% श्योर हैं कि ये एक होमोजाइगस रिसेसिव फैक्टर है। अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ बेटा कि जो रिसेसिव फैक्टर्स होते हैं, या रिसेसिव जीन है, ये रिसेसिव ऑलवेज, याद रखने वाली बात है, रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस। तो हमें रिसेसिव के होमोजाइगस होने या हेट्रोजाइगस होने पर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस होता ही नहीं है, रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस होता है। किसी भी क्रॉस के राइट साइड पर लिखा हुआ रिसेसिव होगा, लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ डोमिनेंट होगा। अब हमें नहीं पता कि ये रेड कौन सा वाला है। अगर ये रेड ये वाला है तो इसको हम कहेंगे कि ये होमो है, ठीक है। और स्लैश लगा कर रख रहा हूं, अगर ये रेड कैपिटल आर स्मॉल वाला है तो ये वाला रेड कहलाएगा कि ये हेट्रो है। यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले, और आप बात जरूर पूछें बेटा। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आंसर देने में मुश्किल हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा, इतनी मेहनत का सारा मजा खराब हो जाएगा। कोई बात किसी किस्म की, अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो भी कहते सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आज क्या हो क्या रही है, तो बता दें, बेधड़क बता दें, मैं नाराज नहीं हूँ। ऑल्दो सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ और मुख्तलिफ कामों में लगा हुआ हूँ। अभी घर पहुंचा हूँ 5 मिनट पहले। डिनर भी नहीं कि आपको पढ़ाने बैठ गया हूँ, भूल गया था, किसी बच्ची ने याद दिलाया था तो आज क्लास रखी थी। पूछ लें बेटा, कहीं पर भी कोई भी इशू हो पूछिएगा। सर रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस मीन्स क्या होता है? हाँ, रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस का मतलब बेटा ये होता है कि जब ये किसी डोमिनेंट फीचर के साथ अपनी जीनोटाइप शेयर करेगा तो वो अपने आप को छुपा लेगा, और डोमिनेंट वाला जो अलील है वो अपनी जीनोटाइप दिखा, अपनी जो है वो सॉरी फिनोटाइप को दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट, यानी कि रिसेसिव का मतलब है इट डज नॉट शो, यानी कि रिसेसिव फैक्टर डज नॉट शो इट्स phenotype its phenotype in the presence of in the presence of a dominant feature। अगर इसके साथ कोई डोमिनेंट फीचर शेयरिंग कर रहा है तो उस डोमिनेंट फीचर की प्रेजेंस में रिसेसिव ने अपनी फिनोटाइप यानी कि अपनी अपीयरेंस को छुपा लेना है। इसको मैं सादा लफ्जों में बात कर रहा हूँ। हम सब जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि घर में ये हर बात का जवाब दे देता है। सही है। फिर यही बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहां उसको पता चलता है कि मुझसे ज्यादा बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, और उनको देखकर वो खामोश हो जाता है। उसका टीचर उसको कहता है कि जी ये बच्चा शाय है, जवाब नहीं देता। माँ बाप जब पीटीएम में जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर में तो सब बोल रही होती है, घर में तो किसी किस्म की कोई इसको जो है वो शर्म ही नहीं है। पेरेंट बोल रही होती है कि क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। अब वो लड़की जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रही और घर में बहुत ज्यादा बोलती है, वो लड़की होमोजाइगस है और वो रिसेसिव है। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपनी फीलिंग्स भी बताती है। क्लास में जब दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठती है, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है तो वो अपने आप को हाइड कर लेती है। अभी बात क्लियर हो रही है बेटा? अभी बात जी क्लियर हो सर। रही है? अभी ख्याल रखिएगा, देखें, आपका जो डेली रूटीन है ना वो इस चैप्टर से बड़ा जबरदस्त किस्म से जुड़ा हुआ है। आपकी क्लास में आपके क्लास फेलोज होते हैं, स्कूल की क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ आप टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ पार्टी बनाते हैं। तो क्या सारे फ्रेंड एक जितनी ही जो है वो शोर शोर शराबा मचाते हैं उस पार्टी में? शाबाश बताइए। क्या सारे फ्रेंड जो मौजूद हैं
उस पार्टी के अंदर वो इतनी ही जो है वो शोर शराबा मचाते हैं या कुछ सुनते हैं, और कुछ जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, पूरी पार्टी में बैठ के बस ऐसे बोलते रहते हैं, खामोश एक तरफ होकर। कुछ बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं तो वो शोर सब मचाते हैं। बात क्लियर हो रही है बेटा? सब डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं। तो जो डिफरेंट है उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। हम अमूमन कहते हैं कि ये प्रोमिनेंट स्टूडेंट है क्लास का। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्लास में अपनी डोमिनेंसी शो करता है या करती है। कैसे? पढ़ने में भी, शोर मचाने में भी। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अगर वो बच्चा है, लड़का या लड़की क्लास में, तो उसके होने का पता चलता है कि ये है। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है। पता चलता है क्योंकि वो है। ठीक है, क्यों नहीं यस क्यों पता सर। चलता है? क्योंकि वो है, क्योंकि वो अपनी अपीयरेंस को शो करवाता है। तो नट सेल जो डोमिनेंट फीचर होगा ना बेटा, अगर वो इस जीनोटाइप में लिखा जाएगा तो कहलाएगा हेट्रोजाइगस, और इस वाली जीनोटाइप में लिखा जाएगा तो कहलाएगा होमोजाइगस। अब हमें नहीं पता कि डोमिनेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, लेकिन हमें हमेशा पता होता है कि रिसेसिव होमोजाइगस ही है। अब मैं आप लेकर बात को आगे चलता हूँ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैंने लिखा रेड एक डोमिनेंट फीचर है, और मैंने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया कि ये रेड फ्लावर है। इसको मैंने क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर से। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, नॉट लिख रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि ये वाला एक जो है वो होमो है। ख्याल रखिएगा, मैंने अज्यूम किया है। और ये कैसा है, होमो है हेट्रो है? ये तो हमेशा होता ही होमो है। इसका रिजल्ट ये आएगा कि जब F1 जनरेशन पैदा होगी तो 100%, कितने परसेंट बेटा, 100% रेड होंगे फ्लावर। अब वो 2 फ्लावर प्रोड्यूस हुए या 200 प्रोड्यूस हुए, वो रेड ही होंगे। और जब इस F1 वाले रेड को हम क्रॉस करते हैं F1 वाले रेड से, इधर भी मैं लिख देता हूँ रेड और इधर भी लिख देता हूँ रेड। तो F1 वाले रेड को जब F1 वाले रेड से क्रॉस करेंगे, याद रखिएगा F1 वाला हमेशा हेट्रोजाइगस ही होता है, कभी भी होमोजाइगस नहीं होगा। तो F1 वाले रेड को जब F1 वाले रेड से क्रॉस करते हैं, तो कल भी मैंने ये बनाया था, आज भी बना रहा हूँ, पनट स्क्वायर इस तरह का। एक तरफ लिखा कैपिटल आर, एक तरफ लिखा स्मॉल आर, यहाँ लिखा कैपिटल आर और यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल आर। सही है बेटे? अब क्या करना है, मैंने क्रॉसिंग करनी है यानी कि मिक्सिंग करनी है। तो ये दोनों तरफ बॉक्स के बाहर आर लिखे हुए हैं, तो कैपिटल आर लिख दिया। इस बॉक्स के एक तरफ कैपिटल आर लिखा है, ऊपर की तरफ स्मॉल आर लिखा है। थर्ड वाले बॉक्स में ऊपर कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर है। और फोर वाले बॉक्स में दोनों साइड पर स्मॉल आर लिखे हैं। तो एक मेरे पास है कैपिटल आर, दो मेरे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, और आखिरी वाला जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा रेड। ये क्या बनेंगे दोनों बेटा, ये दोनों भी बनेंगे रेड। और ये आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला शो कर रहा है व्हाइट को। कितने रेड हैं, दो और वन, 3 रेड हैं। और कितने व्हाइट हैं, 1 व्हाइट है। तो ये हो गया F2 फिनोटाइप रेशो, दैट इज 3:1। यहां तक समझ में आ गए बेटा बात? अब हम यस अज्यूम सर। करते हैं कि जो कैपिटल आर यानी कि रेड है, अज्यूम कर रहे हैं ये रेड जो है बच्चे, ये रेड हेट्रोजाइगस है। अगेन मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये हेट्रोजाइगस है, तो मैं इसकी जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और व्हाइट तो होता ही होमोजाइगस है। अब हम इसकी क्रॉसिंग करते हैं। तो यहाँ इसकी जब क्रॉसिंग करेंगे F1 जनरेशन निकालने के लिए, तो हमें क्या नजर आएगा कि एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर है और दूसरी तरफ स्मॉल आर है। तो यहाँ पहली जो जीनोटाइप बनेगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरी बनेगी स्मॉल आर और आखिरी बनेगी स्मॉल आर। तो दो जीनोटाइप हैं हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, और 2 जीनोटाइप्स हैं हमारे पास स्मॉल आर। ये फिनोटाइप बनाएगा रेड और ये फिनोटाइप बनाएगा व्हाइट। नंबर कितने हैं बेटा रेड के, तो हम बताएंगे 2। व्हाइट के नंबर कितने हैं, तो हम बताएंगे 2। तो रेशो क्या हो गया बेटा, 1:1। रेशो क्या बना बच्चे, 1:1। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा सा जी स्पीड सर। में बता रहा हूँ, इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है अंडरस्टैंडिंग करने की।
तो ये आपने ध्यान में रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में 100% डोमिनेंट फीचर आते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का मतलब ही यही है कि जो पेरेंटल जनरेशन है वो दोनों होमोजाइगस हैं, डोमिनेंट वाला भी रिसेसिव वाला भी। फिर उनसे जो F1 जनरेशन पैदा होती है वो 100% डोमिनेंट वाली होती है और हेट्रोजाइगस होती है। फिर दो F1 जनरेशन को अगर क्रॉस करते हैं टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन, तो अब रेशो जो आता है वो रेशो आता है 75-25 3:1। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये 3:1 75-25 है। कब होगा बच्चे ये? जब ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या एनिमल हो, वो उनके जो पेरेंटल जनरेशन है वो होगी प्योर ब्रीडिंग। एग्जामिनर टर्म यूज करता है प्योर ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा बताए प्योर ब्रीडिंग का क्या मतलब है? प्योर ब्रीडिंग का मतलब है कि होमोजाइगस। प्योर ब्रीडिंग का क्या मतलब है बेटा? होमोजाइगस। और होमोजाइगस का मतलब बताओ क्या होगा? आयशा बताओ, होमोजाइगस का क्या मतलब होगा? कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर एलएलए कैरी कर रहे हैं। होमोजाइगस का मतलब होगा कि जो पेरेंटल जनरेशन है उसकी जीनोटाइप पर इधर टू कैपिटल लेटर होंगे सिमिलर, या उसके पास टू स्मॉल लेटर होंगे। अगर तो सिमिलर लेटर वाला है तो डोमिनेंट, स्मॉल लेटर वाला है तो रिसेसिव। क्लियर है बेटा? बात बात समझ में आ रही है? जी सर। अब जरा इस कहानी को इतना याद रख लिया है ना, तो अब मैं परेशान करता हूँ। अब डालते हैं इस कहानी में ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट समझिएगा बेटा। ट्विस्ट ये है, इस पूरी स्टोरी का ट्विस्ट ये है, इतना बात याद रखना है, सब पूछेगा। ट्विस्ट ये है कि एग्जामिनर कभी कभी कहता है कि दो फैक्टर के दरमियान होती है कोडोमिनेंसी। क्या होती है बेटा? कोडोमिनेंसी। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा बताए कोडोमिनेंसी का मतलब। मारूफ आप बताएं बेटा। कोडोमिनेंसी, दो पहलवान हैं, दोनों जो है वो रिंग में आए, दोनों को लड़ने के लिए 3-3 मिनट्स के 10 राउंड्स दिए गए। दोनों एक दूसरे से लड़े और दोनों में से कोई भी नहीं जीता। तो कौन जीता? मतलब दोनों इक्वली, दोनों मतलब इक्वल। इक्वल थे, इक्वल दोनों थे। इक्वल थे, दोनों में से जीता कौन? कोई भी नहीं। और दोनों में से हारा कौन? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आगे समझ में बात? तो जब कोडोमिनेंसी होगी ना बच्चे, तो दो अलग अलग फैक्टर एक साथ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइज होंगे। उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया जायगोट बनेगा, उस जायगोट से जो फिनोटाइप आएगी वो उन दोनों में से कोई भी नहीं होगी। ठीक है? तो फिर क्या होगा? या तो वो दोनों का इंटरमीडिएट लेकर आएगा, या वो दोनों अलग अलग नजर आएंगे। इसको जरा समझ लीजिएगा, उर्दू में समझा रहा हूं इसीलिए कि आपको डेफिनेशन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। दो फैक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस हुए, क्रॉस का मतलब है उनके दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। यहां तक समझ में आ गई? जी बेटे, बच्चे 5-4 बच्चे बैठे हैं आज आज मेरी क्लास में, मेरा ख्याल है। आयशा, मारूफ, मारिया और सैयदा लाइबा। आप में से बेटा किसी बच्चे को कोई परेशानी है इसमें? दो करेक्टर एक साथ क्रॉस हो रहे हैं, मतलब उनके दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात? जी ठीक है। सर। सर। ठीक है, अब दोनों में से दोनों ही नजर नहीं आएंगे, पहली कंडीशन। ये समझ में आ रही है बात? मना करें नहीं आ रही? शाबाश, मना करें नहीं आ रही, वरना मैं पूछूंगा क्या सर था। नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? ये मना करना चाहिए ना। अब देखें, मैंने कहा एक रेड फ्लावर है, इस रेड फ्लावर को मैंने क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर से। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए तो हो गए कॉन्ट्रास्टिंग। यहां तक तो समझ में आ गई? अब हाँ बोले आ गई। रेड को मैंने जीनोटाइप दी कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट को मैंने जीनोटाइप दी यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर। वही लिख रहा हूँ, रिसेसिव वाली याद रखिएगा। अब जब मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस किया, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवाई, तो रेड ने अपना कैपिटल आर एलएलए दिया, व्हाइट ने अपना कौन सा एलएलए दिया बेटा? स्मॉल आर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। अब जो कलर आ रहा है ना, हाँ हाँ। कलर आ रहा है पिंक।
अब मुझे बताओ पिंक रेड है कि व्हाइट है? दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ पिंक रेड है कि व्हाइट है? शाबाश। डिफरेंट है। कुछ भी नहीं है, दोनों में ना से ही कुछ रेड भी ना ही। नहीं, नो नीदर रेड नॉर व्हाइट। इसको कहते हैं कि ये शो कर रहा है को डोमिनेंसी, यानी कि रेड और व्हाइट की एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। यहां तक समझ में आ गई बेटा बात? जी सर। ठीक है, एक और मिसाल जी देता सर। हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक एनिमल का कलर है ब्लैक, उसने एक व्हाइट वाले एनिमल से मैरिज कर ली, दोनों ने जब शादी की तो दोनों का एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास ब्लैक वाले का बी और व्हाइट वाले का स्मॉल बी था, और इसका कलर जो है वो हो गया ग्रे। अब बताएं ग्रे ब्लैक है कि व्हाइट है? जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी दोनों नहीं। ही नहीं है। कोई भी नहीं है, तो जब कोई भी नहीं होगा ना तो फिर क्या कहलाएगा? फिर क्या कहलाएगा बेटा? वो दोनों मिक्स है। को डोमिनेंसी कहलाती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। यस। तो अगर रेड जी और सर। व्हाइट क्रॉस करें और पहली जनरेशन रेड आ रही है तो कोडोमिनेंसी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। और ब्लैक और व्हाइट क्रॉस करें और फर्स्ट जनरेशन ब्लैक आ रही है तो कोडोमिनेंसी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। अगर कोडोमिनेंसी नहीं है तो फिर क्या है? शाबाश। अगर कोडोमिनेंसी नहीं है यानी कि रेड और व्हाइट क्रॉस हुए और रेड आ गया, तो ये तो डोमिनेंसी हो गई ना। दो पहलवान लड़े, एक जीत गया एक हार गया, जो जीता वो डोमिनेंट, जो हारा वो, शाबाश, जो हारा वो, जल्दी जल्दी बताओ। इस तरह से। जो हारा वो रिसेसिव। किसको याद रखेंगे लोग, जीतने वाले को हारने वाले को? डोमिनेंट को। डोमिनेंट को। अच्छा, अब आप चार मेरे पास बच्चियां बैठी हैं, मेरे ख्याल में पांच चारों बच्चियां ही हैं, बच्चा आज भागा हुआ है, ठीक है। आप चार बच्चियां बैठी हैं, आप ये बताइए आप में से किसी भी स्टूडेंट को बॉक्सिंग से कभी कोई लगाव रहा है, शौक रहा है? मैं बात कर रहा हूँ बॉक्सिंग की। किसी भी स्पोर्ट से कोई लगा रहा हो, मैं लिख देता हूँ बॉक्सिंग। किसी भी स्टूडेंट को कोई बॉक्सिंग के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन का शौक है? शाबाश। जल्दी जल्दी बता दे, नहीं है तो मना कर दे, नहीं है बस। नहीं है सर। नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। किसी और गेम से कोई इंटरेस्ट हो? अच्छा, इस इससे किसी बच्चे को कोई लगाव है? सॉरी, गलत लिख दिया है जल्दी जल्दी में। इससे किसी बच्चे को कोई लगाव है? नहीं सर। सुना है इसके बारे में हाँ किसी ने? सर। आप में चारों में से किसी ने सुना है यस इसके सर बारे में? सुना है। जी सर, सुना। आजकल ये क्या कर रहे हैं बताओ? गाने तो नहीं सुना रहे आजकल हमें? आर्मी में हम लोग। आर्मी में आर्मी चले में। गए हैं, एग्जैक्टली। इनका जो बैंड है उसका ग्रुप है, इसमें से सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? जंग को क्या कहते हैं वो? जैनको के या फिर दूसरा टियान, टीएम, सही से प्रोनाउंस नहीं करना था। हाँ, टाइम ऑफ। है ना? क्यों? वो क्यों मशहूर है? शाबाश, जल्दी से सोचो। उनकी सिंगिंग ज्यादा अच्छी है। सीरीज ज्यादा अच्छी है। आपके एज के बच्चों को ये इनके बारे में पता है। मेरा ख्याल है आपकी जनरेशन के हर बच्चे को इसके मुतालिक कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है ना? मेरी जनरेशन के जो लोग हैं ना, उनमें से 100 लोगों से पूछोगे ना तो शायद 5-6 लोगों को पता हो। वो भी इसलिए पता होगा कि उनके बच्चे इनसे थोड़े से जो है वो इंस्पायर होंगे। ऐसा ही कुछ है ना बच्चे? ये आजकल की जनरेशन के डोमिनेंट क्या है बेटा? ये आजकल की जनरेशन के डोमिनेंट जो है वो बैंड है या डोमिनेंट सिंगर है। आ रही है मेरी बात समझ में? जी सर। समझ में आ रही है? मैं जिस दौर का हूँ उस दौर में डोमिनेंट सिंगर कौन था, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। शायद आपके अबू अगर गाने सुनते हो तो वो इंडियन गाने सुनते होंगे, तो वो आपने उनके कभी गाने सुनकर आप अपना कमेंट क्या देती हैं, अब्बा क्या रोते हुए गाने सुनते हैं, ऐसा ही कुछ कहते होंगे ना? और अबू उसको उस गानों को बड़े एंजॉय करते होंगे, और वो या तो मेहदी हसन के गाने सुनते होंगे या मोहम्मद रफ़ी के सुनते होंगे या मुकेश के सुनते होंगे या किशोर कुमार के सुनते होंगे। आप लोगों को उनका कोई भी गाना अच्छा नहीं लगता होगा, या लगता है? कभी सुने हैं? पहले तो ये बताएं। अबू गाने सुनते हैं? हाँ,
जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम कम है। मारूफ, आपके अबू गाने सुनते हैं या मौलवी साहब है मेरी तरह? मैं तो गाने सुनता हूँ भाई, मौलवी साहब नहीं। इसलिए जैसे गाड़ी में जाते हैं ना तो हाँ, तब लगाते हैं, लेकिन मैं बंद कर देती हूँ। क्यों? इसलिए कि अच्छे नहीं लगते आपको? हाँ। और कौन से सुनते हैं? पता नहीं। पुराने, है ना? पुराने सुन, डेफिनेटली पुराने सुनते हैं, क्योंकि आपके अबू मेरी ही एज के होंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं चल रहे होंगे ना। आयशा, आपके वालिद साहब गाने सुनते हैं? ये नाच सुनते होंगे, नाच सुनते हैं, बताओ। नहीं सर, वो गाने भी नहीं सुनते, नाच भी नहीं सुनते, कभी कभार, बहुत कम। क्या नाच के गाने? गाने गाड़ी में बहुत कम वैसे। ठीक, अच्छा, ये आदमी गाड़ी में ही गाने क्यों सुनते हैं, ये बताओ। आई डोंट नो। आई डोंट नो, पता इसलिए नहीं। सुनते हैं कि उनका दिमाग जो है ना वो रोड पे लगा रहे। मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत गाड़ी चलाता हूँ, और मैं गाड़ी में गाने सुनता हूँ। मैं अकेला तो जब ड्राइव करता हूँ ना, तो पता नहीं कौन कौन से गाने चल रहे होते हैं, और मैं सब गाने साथ साथ गा रहा होता हूँ ना। वजह यह है कि आप रोड पर फोकस रखते हैं, अब इधर उधर दिमाग नहीं भटकता। अगर गाड़ी में गाने बंद करके गाड़ी चला रहे हो ना, तो होता यह है कि आप सोचों में चले जाते हैं, और फिर बाज़ औक़ात एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए गाना लगा कर रखते हैं। जो लोग नाच सुनते हैं वो नाच लगा कर रखते हैं। जिन लोगों ने जो है वो नोहा सुनना होता है वो नोहा सुनते हैं। वॉट एवर, कुछ ना कुछ वो सुन रहे होते हैं ना। तो मैं डोमिनेंट की तरफ आ जाता हूँ दोबारा बेटा। ये जो बीटीएस है, ये एक डोमिनेटिंग बैंड है जो कि आपकी एज के बच्चों का है। मेरी एज के बच्चों में, बच्चा तो नहीं हूँ, मेरी एज के बूढ़ों में बीटीएस के मुतालिक लोगों को नहीं पता। तो आज की दुनिया चल रही है तो इसको कहेंगे डोमिनेंट है, जिसको सब जानते हैं। और जो रिसेसिव होगा उसको कोई नहीं जानता होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बच्चे जी बात? अब हमने जो काम की बात रखनी है ना बेटा, वो ये है कि दो फीचर आपस में क्रॉस होते हैं। दोनों में से एक नजर आता है, फर्स्ट जनरेशन में एक छुप जाता है। जो नजर आएगा वो डोमिनेंट, जो छुप जाएगा वो रिसेसिव। फिर फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट है उनकी आपस में क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, रिप्रोडक्शन होगी। सेकंड जनरेशन पैदा होगी, जो डोमिनेंट वाला फैक्टर है वो 75%, और जो रिसेसिव वाला फैक्टर है वो 25% प्रोड्यूस होता है। ये बड़ा फैक्टर जो है वो बिल्कुल जो है वो एक फिक्स चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई है ना बेटा बात? ठीक है, जी क्लियर सर। है। अब अगर हम इस जनरेशन को प्रोसीड करते हैं सेकंड जनरेशन तक, तो जो फिनोटाइप यानी कि अपेरेंट वाला रेशो है वो रेशो 3:1 है। याद रखिएगा, वो रेशो क्या है बेटा हमारा? 3:1, 75:25। सही है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.75 और 0.25। मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन की होगी 0.75, और दूसरी क्या होगी? 0.25। रहेगी ये बात याद? या रेशो पूछेगा तो रेशो बताएंगे 3:1। परसेंटेज पूछेगा तो 75 और 25%। अलग अलग बातें पूछता है, अलग अलग सवाल आपने उस तरह से जहन में रख लेंगे। आगे चलूं बेटा? नया टॉपिक शुरू करना है मुझे, तो मैं आगे चलता हूँ। कुछ चीजें आप प्रैक्टिस में जरूर कीजिएगा। अब मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लिख रहा हूँ। नया टॉपिक का नाम है मल्टीपल मल्टीपल एलएलएस। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मल्टीपल एलएलएस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मल्टीपल एलएलएस की traits that have more than, ठीक है, more than 2 allelic form in population, not an individual। तो ऐसे ट्रेड्स को नाम दिया जाता है मल्टीपल एलएलएस का। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। ट्रेड्स that have more than 2 allelic form in population, these traits are called what? These traits are called, बताएं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मल्टीपल एलएलए। और मैं इस वक्त इसको लिखने के बाद 95% श्योर हूं कि आप में से किसी भी बच्ची को ये डेफिनेशन पल्ले ही नहीं पड़ी, ये है क्या। 95% एहतियातन कह रहा हूं
वैसे तो 100% ही है। आपको ये समझ में ही नहीं आया कि ये लिखा क्या है इसमें। लिखा का मतलब क्या है इसका। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे हमारे आंखों का कलर है, कानों का कलर है, हमारे स्किन कलर है, हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, हमारी जो है वो आवाज है। ऐसे ट्रेट्स जिनको हम एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म में लिख सकते हैं पॉपुलेशन में, ऐसे ट्रेट्स को कहा जाता है कि ये मल्टीपल एलिल है। अभी भी कह रहा हूं समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको बताता हूं, अब समझ में आएगा क्या है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा इसकी, वो है ब्लड ग्रुप। आज मैंने 2 दफा ये कहा है, समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो कुछ सस्पेशियस हो गया है। आप भी सोच रहे होंगे सर आज कह रहे हैं समझ नहीं आया होगा, अपने मुंह से ही कह रहे हैं समझ नहीं आया। इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है बेटा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलएलए। अगर आपसे कोई पूछे मल्टीपल एलएलए की ह्यूमन में एग्जाम्पल बताएं क्या है, तो आप क्या लिखेंगी, क्या बताएंगे बेटा, शाबाश, क्या बताएंगे। ब्लड ग्रुप इज ब्लड एन ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलएलए। अब आपसे पूछेगा वाई, या पूछेगा हाउ। वाई पूछे या हाउ पूछे, आपने इसको बताना है वाई या हाउ की फॉर्म में कि इट हैज, यानी कि ब्लड ग्रुप हैज, जरा गौर से समझिएगा, 3, कितनी बेटा, 3 एलिल्स इन पॉपुलेशन। कितनी एलिल्स होती हैं बेटा ब्लड ग्रुप की, शाबाश बताइए कितनी है। 3 एलिल्स हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट एलिली है या फर्स्ट एलील है, इसको हम शो करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल ए से। सेकंड एलएलए है, इसको लिखते हैं आई और कैपिटल बी से। और थर्ड एलएलए है, इसको शो करते हैं आई और 0 यानी कि नॉट से। ये 3 एलील्स हैं ब्लड ग्रुप की। तो हाउ मेनी एलील्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, शाबाश, कितनी है बेटा, 3 हैं। 3 हैं, कौन कौन सी हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट। आई ए को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ए को, आई बी पर बी कैपिटल होगा और आई नॉट पर ओ स्मॉल होगा। यहां तक समझ में आ गई। जी। अब डेफिनेशन को, अब चलते हैं वापस डेफिनेशन की तरफ। ब्लड ग्रुप, आई ए आई बी क्या है? हाँ, आई ए और आई बी क्या है। अब ब्लड ग्रुप इंसानों में जब हम पूछते हैं तो वो क्या बताते हैं, शाबाश, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी आपके बच्चे, किसी भी बच्चे का, सबसे पहले मैं अपना लिख देता हूँ, मैं अपना ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ कोई। जो ब्लड ग्रुप है मेरा, माई सेल्फ सलीम मेमन का, वो है बी। ठीक है मारूख, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो बताइए क्या है। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, आयशा मेमन आप बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ए बी पॉजिटिव। ए बी साथ लिख रहा हूँ, और पॉजिटिव मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और मेरे पास जो इस वक्त हैं बैठी हुई, वो मारिया है, सॉरी, मारिया है। मारिया आप बताइए बच्चे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर पता है तो। सर मुझे पता ही नहीं। चलो पता ही नहीं, अब्बू का पता है, नहीं, उनका भी नहीं। अम्मी का, नहीं। घर में किसी का भी पता हो, नहीं पता, चलो छोड़ देते हैं। लाइबा आप नहीं बताइए पता। बच्चे अपना, चलें ठीक है, अम्मी अबू से पूछ के कल बताइएगा। जी लाइबा बताइए, अम्मी का होगा क्योंकि अम्मी ने आपको जन्म दिया है। कितने सिबलिंग हैं आप लोग, कितने भाई बहन हो, शर्माओ नहीं, बता दो, हम 12 हैं, अब नहीं शर्माओगी। मुझसे पूछ रहे हैं। मारिया से पूछ रहा हूँ, जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता। 3 है, बहनें हैं 3। 3 बहनें, तो डेफिनेटली आपकी अम्मी को अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, इसलिए कि जब प्रेगनेंसी में जाते हैं ना बच्चे, तो ब्लड ग्रुप चेक हो जाते हैं। सही है, तो जी। पूछ लीजिएगा और बता दीजिएगा, कोई सा इशू नहीं। तो अब मैं आपसे बात कर रहा था, बाज़ औक़ात बच्चे शर्माते हैं, ज्यादा भाई बहन होते हैं, तो मैं खुद बता देता हूँ भाई, हम 12 हैं। जब हम 12 हैं तो फिर तो शर्म बचती नहीं है ना कोई भी। अब इससे ज्यादा तो होंगे ही नहीं किसी के ना, मेरी जनरेशन में ये स्कोर रहता था नॉर्मल, 8 9 10 12 14 15 18 बच्चे एक ही अम्मा से। तो ये बड़ी कॉमन सी बात थी, आबादी इसलिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इंक्रीज हुई है। अब ब्लड ग्रुप है बी, ब्लड ग्रुप है बी, ब्लड ग्रुप है ए बी। मेरी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप बी है,
मेरे अब्बू का ब्लड ग्रुप था ओ, ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड का ब्लड ग्रुप है ए, तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए देखो जरा काउंट करके। 5। 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए, ओ, ए बी और बी। समझ में आ गई बच्चे बात? तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप है ना वो है 4। सही है, और वो कौन कौन से हैं बेटा? ए बी एंड ओ। यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब देखिए, आप में से 2 बच्चों ने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव, वो मैंने अलग लिखा है। ये जो पॉजिटिव होते हैं ना बेटा, ये ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं, ये होती है ब्लड टाइप। ये क्या होती है बेटा? ब्लड टाइप। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, तो आप बताएंगे बी, ए बी और ओ। टाइप नहीं बतानी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर ब्लड टाइप, तो आप बताएंगे पॉजिटिव, या फिर क्या बताएंगे बच्चे? नेगेटिव। तो टाइप 2 होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रुप 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? ए बी ओ। इसीलिए हम ब्लड ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसका मतलब है कि ए ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी को मिलाकर ए बी भी हो सकता है, जैसे यहाँ किसी एक बच्चे ने बताया था, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गई है बेटा बात? अब ये जो ब्लड ग्रुप है ना, इसके लिए एलएलए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके लिए एलएलए इस्तेमाल होगा ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए एलएलए इस्तेमाल होगा बी। जो बच्चा कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए एलएलए इस्तेमाल होगा ए बी, और जो कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा बेटा? एलएलए ओ। सही है? यहाँ तक सही है? जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक सही है? सो अच्छा, अब ये एलएलए जो है ना बेटा, वो एक नहीं लिखे जाते, एलएलए हमेशा 2 लिखे जाते हैं। ये कैसे लिखे जाएंगे ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक मुझे यही पढ़ाना था। आपको जो पूछना है वो कल की क्लास में पूछेगा, जो मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी खाना भी खाना है। ठीक है? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।